हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो दरअसल कल मुझे कुछ काम आ गया था, इसकी वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज क्लास हो रही है। लेकिन हाँ, एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो पुराने हैं वे दूसरों को भी शेयर कर दिया करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप यूपी टेट को लेकर सीरियस हो जाइए, नहीं तो सी टेट को ये मान के मत चलिए कि आपका हो ही गया है। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ सभी छात्रों का हो जाए। ठीक है, मैं खुद दिल दिल से दुआ करता हूँ कि सभी छात्रों का हो जाए। लेकिन हाँ, अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंजॉय करें। अभी आपके पास दूसरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति आप बिल्कुल ईमानदार हो जाइए और अच्छे से करिए, और डेली कोचिंग भी आना प्रारंभ करिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्लास चलेगी या नहीं चलेगी। देखिए, जैसे क्लासेस पहले चल रही थी, क्लासेस फिर से सब सभी चलेंगे और सही चलेंगी। ठीक है, लेकिन आप लोग गलतियां ना करें, नहीं तो इसके लिए आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है आगे चलकर, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बाद आपको यूपी टेट, इसके बाद अगर आपने यूपी टेट और सी टेट में पास नहीं हुए तो इसके बाद जो सुपर टेट आएगा और उसमें आप पेपर नहीं दे पाएंगे, तो उसके बाद जब सुपर टेट कब आएगा हमें नहीं पता। वी डोंट नो कब आएगा दोबारा सुपर टेट। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप यूपी टेट को लेकर बिल्कुल सीरियस हो जाइए। आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही सरल प्रश्न हैं, जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, और एक तरीके से जिनका उत्तर भी आप देने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है सारे छात्र इसका जितने भी क्वेश्चन आज के होंगे, सभी छात्र सभी के प्रश्न सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने छात्र ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो कम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं कुछ, और कितने ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्लास से, पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, तो पहला ऑप्शन कहता है यकृत यानी कि लीवर, और दूसरा ऑप्शन कहता है वृक्क, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि फेफड़े, और चौथा ऑप्शन कहता है हृदय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसे किडनी कहा जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को तो आप जानते ही हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग जल्दी से हमें बताइए। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो हमारे शरीर में जो होता है, यकृत द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, और मूत्र के माध्यम से क्या होता है, यूरिया निकल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु या धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी धातु या धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। और लोहा की बात करते हैं, निकेल की बात करते हैं, कोबाल्ट की बात करते हैं, और इनमें से सभी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 122 के आंसर की बात करते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो चुंबक से आकर्षित होने वाले धातुओं की बात करते हैं, तो लोहा यहाँ पर तो सही है ही, निकेल भी होता है और कोबाल्ट भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैल्शियम और विटामिन के, दूसरा ऑप्शन कहता है कि कैल्शियम और विटामिन के, और तीसरा ऑप्शन कहता है कैल्शियम और विटामिन सी, और चौथा ऑप्शन कहता है कि कैल्शियम और विटामिन डी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर स्वस्थ अस्थियों की बात करते हैं तो इसमें हमारे लिए कैल्शियम यानी कि कैल्शियम भी हमें लेते रहना चाहिए, और विटामिन डी को भी हमेशा हमें लेते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए। तो हड्डियों के लिए देखा जाए तो कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर तो सभी छात्र दे देंगे मुझे पता है। रात में जागने वाले जानवर रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को कैसे देख पाते हैं, यानी किस रंग में देख पाते हैं। केवल लाल लाल रंग को देख पाते हैं, केवल हरे रंग को देख पाते हैं, और केवल काली और सफ़ेद रंग को देख पाते हैं,
और चौथा ऑप्शन कहता है कि केवल हरे रंग को देख पाते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा। देखिए एक और बातें ध्यान रखिएगा, कई बार आप क्या करते हैं कि केवल वाले शब्द को केवल केवल देखकर सारे प्रश्न को आप गलत कर देते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि हर जगह एक कंडीशन अप्लाई हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कंडीशन हर जगह अप्लाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर जगह केवल वाले शब्द कट जाएंगे, ठीक है। कुछ ही जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि केवल वाले कुछ ही जगह पे एक तरीके से कटते हैं, या कह सकते हैं ज़्यादातर केस में क्या होता है केवल वाले शब्द तो कट जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें क्या होता है कि उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा एक बार पढ़कर ही आंसर दिया करें, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और थोड़ा से बड़ा प्रश्न है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती हैं और इसका प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन कहता है कि मरुस्थलीय पौधों की यह विशेषता होती है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं, अतः अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें और तने मांसल युक्त होती हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि खाद्य पदार्थों का तीसरा ऑप्शन कहता है कि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण जड़ें क्या होती हैं, मांसल होती हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 125 में तीसरा सही हो जाएगा, 125 में तीसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मांसल होती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण ये जड़ें जो होती हैं मांसल होती हैं, मांसलदार हो जाती हैं, मांसलदार हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं। माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग हमें जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि वृद्धों और महिलाओं के लिए, और दूसरा ऑप्शन कहता है राष्ट्रीय पार्क के लिए, और तीसरा ऑप्शन कहता है बोटेनिकल पार्क के लिए, और चौथा ऑप्शन कहता है कि ऐतिहासिक भवनों के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि 127 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा कि माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर जो है वृद्धों और महिलाओं के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। वृद्धों और महिलाओं के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो इसमें उत्सर्जन का क्या स्रोत माना गया है। मोटर वाहन, रेफ्रिजरेटर, वायुयान और ताप बिजली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए, जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि CFC यानी कि CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं तो उत्सर्जन का जो मुख्य स्रोत है वो है रेफ्रिजरेटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेटर से ही क्या होता है, CFC गैस निकलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। पहला ऑप्शन कहता है इंफ्रारेड किरणों से, दूसरा ऑप्शन कहता है अल्ट्रा वायलेट किरणों से, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक्स किरणों से, और चौथा ऑप्शन कहता है कि गामा किरणों से। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। 129 का आंसर आप लोग हमें जल्दी से बता दीजिए, 129 का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ओजोन परत क्या करती है, बायोस्फीयर को बचाती है, किससे, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि अल्ट्रा वायलेट किरणें एक तरह ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये बताइएगा। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमिगत जल को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। भूमिगत जल को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। पहला ऑप्शन कहता है कि पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, दूसरा ऑप्शन कहता है कि धान और गन्ने के
धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। 130 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसके आंसर की बात करते हैं तो तीसरा सही हो जाएगा कि भूमिगत जल को उसके प्राकृतिक स्तर को पुनः दोबारा लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पाताल तोड़ कुओं का क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक हमें निर्माण करना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया है? तो चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो पहला ऑप्शन है रेडी गांव, और दूसरा ऑप्शन है मानमती, और तीसरा ऑप्शन है तिरफाक, और चौथा ऑप्शन है हॉट गांव। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसके आंसर की बात करते हैं तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। मुझे पता है इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, कब हुआ था, इसका लक्ष्य क्या था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, और इसमें किन किन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? पहला ऑप्शन कहता है चीन, दूसरा ऑप्शन कहता है जापान, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि रूस, और चौथा ऑप्शन कहता है कि दक्षिण कोरिया। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 132 का आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। जापान में क्या हुआ था? फुकुशिमा परमाणु आपदा घटित हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह आपदा जो डिजास्टर घटी थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो ईवीएस संक्षेपण का अर्थ प्रयुक्त होता है एनवायरमेंटल स्किल्स से, एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल सोर्सेज और एनवायरमेंटल स्टडीज। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। बहुत सारे छात्र इस प्रश्न का गलत कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि ईवीएस कैसे कंप्लीट होगा, यानी ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ईवीएस का जो फुल फॉर्म होगा वो एनवायरमेंटल स्टडीज होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हिरण, चीता, भालू और फीता कृमि का क्रमशः उचित क्रम क्या होगा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, और मांसाहारी, शाकाहारी, परजीवी और सर्वाहारी। क्रम आप बताइए, इसके क्रम में कौन सा सही होगा? सर्वाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी और परजीवी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जल्दी से इसका विकल्प शेयर करिए, इसका आंसर शेयर करिए। तो 134 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, जो कि आप लोग जानते हैं कि शाकाहारी के बाद मांसाहारी। जैसे हिरण को खाया किसने खाया, तो इस तरह के आप क्या कर सकते हैं, आप श्रृंखला बना के आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे घास को खाया हिरण ने, और या इस तरह से कह सकते हैं, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं, घास को खाया हिरण ने, और हिरण को खाया एक तरीके से शेर ने, या और मनुष्य जो आता है सर्वाहारी में आता है, या आप कह सकते हैं कि और दूसरा आप श्रृंखला बनाएंगे तो इसमें चारों बन जाएगा। ठीक है, और एक आध श्रृंखला आप बनाकर देख लीजिएगा जिसका चारों बन जाए। ठीक है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आइए बात करते हैं साइकोलॉजी के प्रश्न को। साइकोलॉजी वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी में कितने प्रश्न हैं। आइए बात करते हैं या साइकोलॉजी में कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार का नकल है सीखना, अनुकरण और कल्पना और चिंतन। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि अनुकरण सही हो जाएगा, कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल जो होती है वो है अनुकरण होती है या अनुकरण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान या अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण और सीखना। जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमने आपको बताया भी है कि पूर्व ज्ञान अगर आपने सीखा हुआ है तो नए ज्ञान को यानी कि नए अनुभव को जब आप सीख रहे हैं तो किस प्रकार के सहायता होंगे तो उसे क्या माना जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। असफलता को क्या कहते हैं, असफलता को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्मृति हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। इसको तो मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। क्रिचनर के द्वारा, यंग के द्वारा और यंग और जुंग जो आपने सुना हुआ है उन्हीं का नेम है, और सेल्डन और स्प्रिंगर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए कि सातवां का कौन सा सही हो जाएगा। तो सातवें की बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सातवें की बात करते हैं, दूसरा सही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण और निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि निगमन विधि, दूसरा ऑप्शन कहता है आगमन विधि और तीसरा ऑप्शन कहता है कि अंतर्दर्शन विधि और चौथा ऑप्शन कहता है बहिर्दर्शन विधि। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए कि आठवां का कौन सा सही हो जाएगा कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण इन निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत आता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8 का दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि आगमन विधि आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्राइड के अनुसार देखा जाए तो फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरिकीकरण की बात करते हैं तो किस में होता है। इदम में होता है, परम अहम में होता है और अहम में होता है और परिस्थितियों में होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण की बात करते हैं तो किस में होता है। तो किस में होता है, परा अहम में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि 9वां का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प क्या कहता है कि शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन कहता है कि मूल्यांकन और तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षण अनुभव, चौथा ऑप्शन कहता है अधिगम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं माना जाता है, वो है शिक्षण अनुभव। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बस 2-3 प्रश्न और हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इस कथन को किसने कहा है। ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इस कथन को किसने कहा है, वुडवर्थ महोदय ने, रॉस महोदय ने और एनास्टिसी और इनमें से कोई नहीं, एनास्टिसी। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही। रॉस महोदय ने हमें बताया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा, सोच समझकर थोड़ा से दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की
अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग से के द्वारा जो कही गई बात है। दूसरा ऑप्शन कहता है अपमानजनक व्यवहार। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखता है। चौथा ऑप्शन कहता है कि कम अवधान विस्तार, और कम अवधान विस्तार होता है और उच्च शारीरिक गतिविधि के द्वारा। नेक्स्ट बात, चलिए इसके आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, जब उसके मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना ही बच्चों की निर्योग्यता के बारे में बताया जाता है या उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 2-3 प्रश्न और है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 13 का पहला ही सही है। ठीक है, 13 का पहला ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम के नहीं आएगी। तीसरा ऑप्शन कहता है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता होती है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कुछ अलग ही सोच रहे थे, लेकिन इसका आंसर जो होगा चौथा सही होगा। ठीक है, तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, सीखना की बात करते हैं। सीखने के संदर्भ में देखा जाए तो सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना किससे प्रभावित होता है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो सीखना की बात करते हैं तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वाले के संवेगों से क्या होता है, प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न क्या है, आज का अंतिम प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया और डिसप्रॉक्सिया। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 की बात करते हैं तो यहाँ डिसलेक्सिया हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में उसे क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। और इन तीनों के बारे में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसप्रॉक्सिया क्या होता है और डिसग्राफिया क्या होता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ, उसको कमेंट में ज़रूर दिया करें। देखिए इससे क्या होगा कि आपको जो स्वयं चीज़ें याद हैं वो एक बार रिवीजन हो जाएंगी और जो चीज़ें नहीं याद है उसको जाकर आप दोबारा देख लेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसको कमेंट में ज़रूर आंसर दिया करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। दूसरी बात, इससे क्या होता है कि जो पुराने छात्र आते हैं दोबारा देखते हैं या जब उन्हें टाइम मिलता है तब देखते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, कमेंट को कई बार कमेंट करते समय क्या होता है कि चेक कर लेते हैं, तो उन्हें अगर नहीं पता होता है तो याद हो जाता है उन्हें। ठीक है, तो आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।